जय हिंद दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों, क्लास 12th वाले बच्चों के लिए मैं लेकर आया हूं राजनीति विज्ञान का मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर 2022-23 का। दोस्तों, तो आज हम लोग इस पेपर की सहायता से जो है आप लोग के जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का जो है 2022-23 का जो है हम लोग मध्यावधि परीक्षा यानी कि मिड टर्म क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं दोस्तों, और पता लगाते हैं कि कैसे कैसे सवाल आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे और बेहतर तरीके से हम लोग जो है इस पेपर की सहायता से क्या करेंगे दोस्तों, अभ्यास करेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए और वीडियो को जो है दोस्तों लास्ट तक देखिए। आप लोग लास्ट तक देखेंगे तभी आप लोग को बेनिफिट होने वाला है। वीडियो को शुरू में छोड़ करके नहीं भागना होता आप लोगों को। और मेक श्योर कीजिए कि आप लोग इस यूट्यूब चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार, ताकि और भी वीडियोज़ में आप लोग के लिए लेके आ सकूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ से आएंगे 100% प्रश्न आप लोगों के। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन ए, खंड ए जो है आपका सेक्शन ए, इसके अंदर आप लोग को जो है पैसेज दिया गया है। तो पैसेज को पढ़ करके आप लोग को एक केस स्टडी दे रखी है, उसको पढ़ करके आप लोग को प्रश्नों के उत्तर देने दोस्तों। तो देखिए पहला सवाल क्या बोलता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बोलता है कि प्रश्न संख्या 1 से 2 जो है केस स्टडी है और इनका ध्यानपूर्वक अध्ययन कर इस पर आधारित प्रश्नों के क्या देने दोस्तों, उत्तर देने। तो चलिए शुरू करते हैं, 1 बाय 1 करके रीडिंग करते हैं। तो देखिए ब्रिक्स को क्रमशः ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के लिए संदर्भित किया जाता है। ठीक है, ब्रिक की स्थापना जो थी 2006 में रूस में हुई थी। तो वर्ष 2009 में अपनी पहली बैठक में दक्षिण अफ्रीका को शामिल किए जाने के बाद ब्रिक को क्या बना दिया गया दोस्तों, ब्रिक्स, क्योंकि एस यानी कि साउथ अफ्रीका जुड़ा था इसलिए इसका नाम रख दिया गया ब्रिक्स। ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों के बीच आपसी आर्थिक लाभों का सहयोग वितरण करना है। इसके अलावा आपसी समानता, प्रत्येक राष्ट्र की आंतरिक नीति में गैर हस्तक्षेप। ब्रिक्स का 11वां सम्मेलन ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो द्वारा 2019 में ब्राजील में संपन्न हुआ। तो ये हमारा दोस्तों जो केस स्टडी था, अब इससे संबंधित आपके सवाल दिए गए। तो देखिए पहला सवाल क्या बोलता है कि ब्रिक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो देखिए हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि ब्रिक की स्थापना की गई थी दोस्तों कब, तो भैया ब्रिक की स्थापना की गई थी 2006 के अंदर। तो देखिए कितने आसानी तरीके से हम लोगों ने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। तो कब स्थापना की गई थी, 2006 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है। अगला सवाल बोल रहा है कि ब्रिक्स की स्थापना मुख्य उद्देश्य क्या थे। भाई ब्रिक्स की स्थापना करने के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था ब्रिक्स की स्थापना के मुख्य उद्देश्य कि भाई ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों के बीच आपसी आर्थिक लाभों का क्या करना, सहयोग और वितरण करना है, कि आर्थिक लाभ था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आर्थिक सहयोग। ठीक है, आसानी तरीके से हम लोगों ने जो है इस पैसेज को पढ़ करके 2 प्रश्नों के उत्तर तो दे दिए। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, किस देश को शामिल करने से ब्रिक जो था वो किसके अंदर बदल गया दोस्तों, किसके अंदर बदल गया, ब्रिक्स के अंदर बदल गया, यानी कि एस जुड़ गया। तो एस कौन सा देश जुड़ा था दोस्तों, तो दक्षिण अफ्रीका, यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं साउथ अफ्रीका। ठीक है, हाँ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि ब्रिक्स का 11वां सम्मेलन 2019 में कौन से देश में संपन्न हुआ था। तो देखिए हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि भाई जो 11वां सम्मेलन था, 11वां सम्मेलन ब्रिक्स का कहाँ हुआ था, वो हुआ था आपका ब्राजील में संपन्न हुआ था 2019 के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्राजील। ठीक है, तो कितनी आसानी तरीके से हम लोगों ने जो है प्रश्न नंबर 1 को जो है पूरा का पूरा हम लोगों ने सॉल्व कर लिया और हमारे 4 के 4 नंबर आ जाएंगे। तो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। ये भी एक केस स्टडी है दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 भी आपकी क्या है दोस्तों, केस स्टडी। चलिए पढ़ते हैं इसको। क्या बोल रहा है कि 21वीं सदी में पश्चिम एशियाई देशों में लोकतंत्र और लोकतंत्रीकरण के लिए नए विकास का उद्भव हुआ। ठीक है, एक ऐसी घटना अरब स्प्रिंग के रूप में दिखाई देती है जो 2009 में शुरू होती है। तो अरब स्प्रिंग जो कब हुई थी शुरू दोस्तों, 2009 के अंदर शुरू हुई थी, याद रखिएगा। आगे ट्यूनीशिया में स्थित अरब स्प्रिंग ने अपनी जड़ें जमा ली थी, यानी कि सबसे पहले कहाँ हुआ था अरब स्प्रिंग, ट्यूनीशिया के अंदर, जहाँ जनता द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ क्या किया गया दोस्तों, आंदोलन शुरू किया गया। संघर्ष एक राजनीतिक आंदोलन में बदल गया क्योंकि जनता मौजूदा समस्याओं को निरंकुश तानाशाही के परिणाम के रूप में मानती थी। ट्यूनीशिया में शुरू हुई लोकतंत्र की मांग, ये भाई लोकतंत्र ट्यूनीशिया के अंदर किस चीज़ की मांग, लोकतंत्र की। ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ पर या तो तानाशाह रहा होगा या तो राजतंत्र रहा होगा। पश्चिम एशिया में मुस्लिम बहुल अरब देशों में फैल गई। अब यहाँ से आग लगी और पूरे अरब में फैल गई दोस्तों। हुस्नी मुबारक 1979 में से मिस्र में सत्ता में थे। बड़े पैमाने पर लोकतांत्रिक विरोध के परिणाम स्वरूप सत्ता से हटा दिया गया। तो भाई हुस्नी मुबारक नाम करके कोई सत्ता के अंदर नेता था जिसको हटा दिया गया। उसके बाद में इसके अलावा अरब स्प्रिंग का प्रभाव कहाँ का पड़ा दोस्तों, यमन देश के अंदर, बहरीन के अंदर, लीबिया के अंदर, सीरिया में भी देखा जा सकता है।
जहां लोगों को इसी तरह के विरोध प्रदर्शन से पूरे क्षेत्र में क्या लोकतांत्रिक जागृति पैदा हो गई। दोस्तों देखिए लोकतंत्र के बारे में, अरब स्प्रिंग के बारे में बता रहा है कि भैया अरब स्प्रिंग की घटना सबसे पहले ट्यूनीशिया के अंदर हुई थी, फिर धीरे धीरे पूरे जो है आपके पश्चिमी एशिया के अंदर दोस्तों फैल गया था। तो सवाल क्या पूछ रहा है, पहला सवाल बोल रहा है कि भाई किस वर्ष जो है पश्चिम एशियाई देशों ने लोकतंत्र और लोकतंत्रीकरण के लिए नए विकास का उद्भव देखा था। भाई तो कौन से वर्ष में हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था आपका 2009 के अंदर। तो देखिए अरब स्प्रिंग के रूप में दिखाई देती 2009 में शुरू होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2009 के अंदर ये घटना शुरू हुई थी। आगे अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि भाई ट्यूनीशिया में संघर्ष का मुख्य एजेंडा क्या था, कि वह भी ट्यूनीशिया के लोगों ने किस लिए जो है आंदोलन किया था, क्या मुद्दा था आंदोलन करने का दोस्तों। तो आंदोलन करने का मुद्दा क्या था दोस्तों, भ्रष्टाचार। क्या था दोस्तों, भ्रष्टाचार। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भ्रष्टाचार। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि भाई पश्चिम एशियाई देशों में वो पहला कौन सा देश था जिसने लोकतंत्र की मांग की थी। तो हम लोगों को पता है भाई ट्यूनीशिया ने सबसे पहले लोकतंत्र की मांग की थी। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न हम लोगों से पूछ रहा है कि भाई 1971 में मिस्र में किस नेता को जो है सत्ता से हटा दिया गया। तो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा भाई कि किसे हटा दिया गया दोस्तों, तो देखिए होस्नी मुबारक 1979 से मिस्र में सत्ता में थे, बड़े पैमाने पर लोकतांत्रिक विरोध के परिणाम स्वरूप सत्ता से हटा दिए गए। तो होस्नी मुबारक जो थे इनको सत्ता से क्या कर दिया दोस्तों, होस्नी मुबारक जी को जो है सत्ता से हटा दिया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, होस्नी मुबारक। तो बहुत आसानी तरीके से जो है हम लोगों ने ये दो पैसेज को तो कवर कर लिया, दो पैसेजों के प्रश्न पढ़ पढ़ कर हम लोगों ने उत्तर दे दिए। इसके बाद आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 भी क्या बोल रहा है, प्रश्न नंबर 3 कि भाई प्रश्न संख्या 3 से 4 जो है स्रोत आधारित, इनका ध्यानपूर्वक अध्ययन कर इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने। ठीक है, ये भी आप लोग किसी किताब के पैसेज में से उठाया है। तो इस तरह से आप लोग के सवाल बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर साल जो है सीबीएसई एक्सपेरिमेंट करता है पॉलिटिकल साइंस के पेपर में। जरूरी नहीं कि जो पेपर पिछले साल आ रहे हैं उसी तरह के पैटर्न पे आएंगे, तो आप लोगों से कुछ भी जो एक्सपेरिमेंट कर सकता है, क्योंकि आप लोगों को बोर्ड का पेपर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पैसेज नंबर 3 क्या बोल रहा है कि भाई विश्व की राजनीति में अब भी विभिन्न देशों के बीच मौजूद पुरानी ईर्ष्या और प्रतिद्वंदिता की दखल है। राज्य कानून और व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अपने अनिवार्य कार्यों को पूरा कर रहे हैं और बहुत सोच समझकर अपने कदम उन्हीं दायरों से खींच रहे हैं जहां उनकी मर्जी हो। राज्य अभी भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं। वस्तुतः कुछ मायनों में वैश्वीकरण के फलस्वरूप राज्य की ताकत में इजाफा हुआ है। अब राज्यों के हाथ में क्या है दोस्तों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसके भूते राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकते हैं। तो देखिए यहाँ से आप लोगों को जो है 2 सवालों के उत्तर देने, वो भी 3-3 नंबर के, तो आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो भाई पहला सवाल क्या बोल रहा है कि भाई वैश्वीकरण ने राज्य की क्षमताओं को किस प्रकार वृद्धि कर दिया। तो भाई राज्य जो स्टेट है उसको किस तरह से पावर मिल गया वैश्वीकरण की सहायता से। तो भैया देखिए पहली बात तो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी आ चुकी है, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ चुकी है। आपकी गवर्नमेंट के पास जो है आपके सारे तमाम डाटा हैं गूगल के माध्यम से दोस्तों, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, है ना। उसके बाद में जिसके दम पर जो है नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा आसान हो गया है दोस्तों राज्य के बारे में। तो यहाँ से आप लोग को जो है 3 पॉइंट लिखने हैं। अगला सवाल क्या पूछता है कि वैश्वीकरण के बावजूद भी समकालीन विश्व राजनीति में राज्यों की प्रासंगिकता किस प्रकार बनी हुई है। तो भाई कई सारे कारण हैं दोस्तों राज्यों की प्रासंगिकता बने हुए कारण, ठीक कारण। तो भाई राज्य जो है क्या क्या, राज्य का काम क्या है दोस्तों, राज्य का काम है भाई राज कानून व्यवस्था को बना के रखता है, राष्ट्रीय सुरक्षा बना के रखता है। ठीक है, तो ये तमाम जो काम है इनकी वजह से जो है राज्य अभी भी जो है रेलिवेंट बने हुए हैं। तो आपने देखा 2 सवालों के उत्तर हम लोगों ने कितनी आसानी तरीके से दे दिया। पहला कि भाई राज्य की क्षमताओं में किस तरह से जो है वैश्वीकरण ने वृद्धि कर दिया है। दूसरा, वैश्वीकरण के बावजूद भी जो है राज्य की जो है ज़रूरत क्यों हम लोग को महसूस होती है। तो भैया राज्य की ज़रूरत सुरक्षा के लिए है दोस्तों, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। तो आपको जो है प्रश्न नंबर 3 के दोनों प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिल गए। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, प्रश्न नंबर 4। ये भी एक आपका जो है स्रोत आधारित प्रश्न है, इसको भी पढ़ते हैं फिर इसके उत्तर देते हैं दोस्तों। तो देखिए क्या बोल रहा है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर चला। हम लोग को पता है भाई शीत युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो पूंजीवादी अमेरिका के बीच में और समाजवादी यूएसएसआर के बीच में शीत युद्ध का दौर चला। और इस दौर में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नेतृत्व वाला पश्चिमी गुट, जिसको नाटो बोला जाता है, और सोवियत संघ की अगुवाई वाला साम्यवादी गुट, जिसको हम लोग यूएसएसआर बोलते हैं, एक दूसरे से सैन्य हमले का भय था। इसके अतिरिक्त कुछ यूरोपीय देशों को अपने उपनिवेशों में उपनिवेशीकृत जनता के खून खराबे की चिंता भी सता रही थी। अब ये लोग आज़ादी चाहते थे। ठीक है, तो इससे जो है संबंधित आपसे 2 सवाल पूछे गए। पहला सवाल क्या बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा सोवियत संघ को एक दूसरे से सैन्य हमले का भय क्यों था। क्योंकि इनके बीच में क्या चल रहा था दोस्तों, शीत युद्ध चल रहा था, है ना। एक दूसरे को ये लोग कमज़ोर करना चाहते थे और कमज़ोर करने की कड़ी में कोई
भी कभी भी किसी के ऊपर आक्रमण कर सकता था। तो आप लोग 3 पॉइंट और सोच के लिख सकते हैं इसके बारे में। उपनिवेशीकृत देशों की यूरोपीय देशों से आज़ादी प्राप्त करने के पीछे क्या मंशा थी, वो लोग क्यों जो है आज़ादी प्राप्त करना चाहते थे। जैसे कि वारसा जो था, वारसा के अंदर कई सारे देश शामिल थे, ठीक है, और नाटो के अंदर भी कई सारे देश शामिल थे। तो जैसे नाटो के अंदर जो था आपका पश्चिमी यूरोप के देश शामिल थे, तो वो लोग इसलिए आज़ादी चाहते थे क्योंकि अमेरिका जो उनके तमाम संसाधनों का उपयोग कर रहा था, उनकी एक नीति थी कि अगर एक पर हमला होगा तो सब पर हमला माना जाएगा दोस्तों, है ना। जिसके चलते में जो है उनको अपने सेना देनी पड़ती थी, साल में पैसे देने पड़ते थे दोस्तों, ज़मीन देनी पड़ती थी, संसाधनों को शेयर करना पड़ता था बड़े देशों के साथ। तो इसलिए जो है आज़ादी चाहते थे। तो इस तरह से जो है प्रश्न नंबर 4 भी आप लोग बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में। तो देखिए, ये कार्टून पर आधारित आप लोगों से सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग को बताना है कि भाई कौन है ये। तो देखिए, कार्टून दे रखा आप लोगों को शायद याद आ गया होगा कि भाई श्रीलंका की राजनीति के बारे में बात कर रहा है, किस प्रकार से जो है अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों को संतुलित करने की बात चल रही है। तो देखिए यहाँ पर क्या सवाल पूछ रहा है कि भाई कार्टून में दिखाए गए शेर तथा बाघ किन किन समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो देखिए, जो आपका टाइगर है ना, ये किसका प्रतिनिधित्व करता है, लिट्टे का दोस्तों। किसका, लिट्टे का, यानी कि जिसको हम लोग, जो अल्पसंख्यक में तमिल थे श्रीलंका के अंदर, उसका लिट्टे जो है प्रतिनिधित्व करता है। और ये शेर किसका प्रतिनिधित्व करता है, ये करता है बहुसंख्यक सिंगलियों का दोस्तों, ठीक है। और बीच में कौन है, बीच में जो है श्रीलंका के आपके राजनेता हैं राजपक्षे साहब, ठीक है। ये दो उस समय जो थे श्रीलंका के राष्ट्रपति थे जब लिट्टे और सिंगलियों के बीच में जो है जातीय संघर्ष शुरू हो गया था। तो इस तरह से जो है आप लोग आसानी से प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है इसी में कि भाई दिखाए गए व्यक्ति कौन है। तो भाई ये राजपक्षे हैं, उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे। अपने देश की समस्या का समाधान उन्होंने किस प्रकार किया। तो भाई ये लोग जो है पावर शेयरिंग की बात करते थे। किसकी बात करते थे कि भाई दोनों जो जातियाँ हैं उन दोनों को बराबर की जो है सत्ता दे दी जाए, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, मुद्दे को संतुलन कर लिया जाएगा। जिस तरह से देखिए यहाँ पर ये चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो आप लोग आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, प्रश्न नंबर 5 का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 ये क्या बोलता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। यानी प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 21 तक दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशानुसार दीजिए, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है दोस्तों, है ना, एक एक नंबर वाले हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है कि भैया प्रश्न नंबर 6 से लेकर 12 तक दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर 6 बात करता है कि भाई सोवियत अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सी बातें ठीक हैं इसके अंदर, ठीक है। तो एक एक करके जो हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए पहली चीज़ क्या बोल रहा है कि भाई सोवियत अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। बिल्कुल गलत है दोस्तों, इसको काट दीजिए आप लोग। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कौन फॉलो करता था, तो अमेरिका फॉलो करता था। और सोवियत कौन सी अर्थव्यवस्था को फॉलो करता था दोस्तों, तो वो समाजवादी को। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। जहाँ विकल्प में के अंदर पहला स्टेटमेंट है, क्योंकि इसने हमसे क्या पूछा है, सही विकल्प पूछा है, और ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो ये जिस विकल्प के अंदर होगी वो विकल्प ने आप गलत हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए कहाँ पर ये विकल्प है। फर्स्ट ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। बचा हमारे पास कौन कौन सा विकल्प दोस्तों, अब हमारे पास विकल्प बचा है केवल ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। तो इन दोनों में से देखते हैं, आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लोगों के विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी थी। बिल्कुल आज़ादी नहीं थी दोस्तों, यूएसआर के अंदर जनता अपनी बातों को रख ही नहीं सकती थी। तो सेकंड स्टेटमेंट जहाँ पर होगी इसको काट दीजिए, तो ये भी स्टेटमेंट गलत होगी। बचा क्या है दोस्तों, बचा केवल स्टेटमेंट आपका बी। तो बी क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें आगे भी स्टेटमेंट पढ़ना है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण था। बिल्कुल सही है दोस्तों। अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। ये भी सही है दोस्तों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है। वैसे ऑप्शन नंबर थर्ड भी ठीक ही लग रहा है, उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण था, ठीक है, और अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। उत्पादन के साधनों पर जो है स्टेट का कंट्रोल था, है ना, क्योंकि वो समाजवादी थी और समाजवादी हमेशा राज्य की बात सुनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा आप लोग, एलिमिनेट करना आप लोग को इसी तरह से। अगला प्रश्न नंबर 7 क्या बोलता है दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में लगभग कितनी रियासतें थीं। तो आपकी जो सेकेंड बुक है ना भारत में राजनीति, उससे सवाल पूछा गया है। तो हम लोग को पता है भी भारत के अंदर टोटल 565 रियासतें थी, है ना, जिसके अंदर से मुख्य रियासतें कौन कौन सी थी जो आखिरी तक नहीं मान रही थी। तो जूनागढ़ हो गया दोस्तों, ठीक है, उसके बाद में हैदराबाद हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, मणिपुर हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 8 क्या बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है आप लोगों से, ये बोल रहा है कि भाई निम्नलिखित में से किस देश के पास वीटो अधिकार नहीं है। तो हम लोग को पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनाइटेड नेशंस, उसके अंदर
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद, जिसके अंदर जो है 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो 5 जिनको परमानेंट 5 बोला जाता है, उनके पास कौन सा अधिकार है दोस्तों? वीटो का पावर है। कौन सा पावर है? वीटो का पावर है। यानी कि वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर वीटो कर दे तो उस मुद्दे पर जो है बातचीत नहीं होगी दोस्तों। तो 5 देश कौन कौन से हैं? तो वो 5 देश आप लोग को पता है कि यूएसए हो गया दोस्तों, चाइना हो गया दोस्तों, ठीक है, उसके बाद में फ्रांस हो गया दोस्तों, उसके बाद में रशिया हो गया दोस्तों। तो ये 5 देश हैं इसके अंदर। तो बताना है निम्नलिखित में से कौन से के पास जो है वीटो का अधिकार नहीं है। तो देखिए, रूस के पास तो है, फ्रांस के पास तो है, चीन के पास भी है, लेकिन आपने कभी सुना है जापान के पास है? क्योंकि जापान के ऊपर तो खुद जो है हिरोशिमा नागासाकी पे परमाणु बम गिराया गया था, उसके बाद से जो है उसने किसी भी प्रकार की सेना या किसी भी प्रकार के संगठन में भाग लेने से मना कर दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। जापान के पास क्या नहीं दोस्तों? वीटो पावर नहीं है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में। प्रश्न नंबर 9 क्या बोलता है कि विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन कहाँ शुरू किया गया? तो ये चीन के अंदर शुरू किया गया था दोस्तों, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि भाई सुरक्षा की कितनी धारणाएं होती हैं? तो भैया हम लोग को पता है सुरक्षा की 2 धारणा होती है, ठीक है, एक पारंपरिक और एक गैर पारंपरिक धारणा होती है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के बारे में। प्रश्न नंबर 11 क्या बोलता है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भाई कौन होता है? तो वो होता है आपके प्रधानमंत्री। कौन होते हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न कि वैश्वीकरण के विषय में कौन सा कथन आपको बताना है कि गलत है, ठीक है, असत्य। यहाँ पर फोकस कीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वैश्वीकरण के बारे में असत्य है? तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि भाई यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है। तो बिल्कुल सही है। वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण एक ही है क्या दोस्तों? एक ही है दोस्तों। ये विभिन्न देशों के बीच से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। यह केवल एक आर्थिक परिघटना है? नहीं। क्या वैश्वीकरण की सहायता से केवल पैसे कमाए जाते हैं? नहीं, आपका सांस्कृतिक भी होता है, सामाजिक भी होता है, राजनीतिक भी होता है। तो इसको इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर, क्योंकि उसने गलत स्टेटमेंट पूछी थी, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला देखिए कि भाई प्रश्न संख्या 13 से लेकर 16 तक दिए गए प्रश्नों में रिक्त स्थान की क्या करनी है दोस्तों? पूर्ति करनी है। तो देखिए पहला सवाल क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में, कि योजना आयोग को की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो योजना आयोग की जो आपकी स्थापना की गई थी वो कब की गई थी दोस्तों? 15 मार्च 1950 को की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। कब किया गया था? 1950 के अंदर जो योजना आयोग की स्थापना की गई थी। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में डैश की प्रमुख भूमिका है। तो कई सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हैं, जैसे कि आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया दोस्तों, ठीक है, सोशल मीडिया हो गया दोस्तों। तो इनसे जो है वैश्वीकरण बढ़ रहा है। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश दूसरे देश के बीच में आसानी से जो है आयात निर्यात, सांस्कृतिक राजनीतिक चीज़ों का जो प्रभाव हो रहा है ना, उसी को हम लोग वैश्वीकरण बोलते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि BWC का पूर्ण रूप लिखिए। तो BWC का मतलब होता है, बी का मतलब होता है बायोलॉजिकल, डब्ल्यू का मतलब होता है वेपन और सी का मतलब होता है कन्वेंशन, ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संधि की गई कि भाई हम कभी भी जो है जैविक हथियार को नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो उसी के लिए BWC यानी बायोलॉजिकल वेपन जो है कन्वेंशन। प्रश्न नंबर 16 क्या बोल रहा है दोस्तों कि सोवियत संघ में 70 सालों तक प्रमुख रूप से डैश पार्टी ने शासन किया था। तो कौन सी पार्टी थी दोस्तों जिसने जो है 70 सालों तक आपका सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के अंदर शासन किया था? तो उस पार्टी का नाम क्या था दोस्तों? उस पार्टी का नाम है आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, CPSU। तो ये पार्टी थी जिसने जो है वहां पर शासन किया था। आगे देखिए प्रश्न नंबर 17 से 19 तक क्या बोल रहा है कि आपको बताने की सही गलत बताने। प्रश्न नंबर 17 से लेकर 19 तक। तो देखिए प्रश्न नंबर 17 क्या बोल रहा है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना हुई थी। तो बिल्कुल सही है, तो ये सत्य हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था 1990 के अंदर, तो दुनिया में केवल एक ही महाशक्ति बन गया था। तो कौन था दोस्तों? तो वो था अमेरिका, है ना, जिसको हम लोग एक ध्रुवीयता बोलते हैं, यूनी पोलर बोला जाता है जिसको। आगे बोलते हैं, अगला प्रश्न नंबर 18 क्या बोल रहा है कि बारदोली सत्याग्रह 1918 में हुआ था। तो क्या सच में 1918 में हुआ था? तो भी दोस्तों गलत है। बारदोली सत्याग्रह जो था वो आपको कब हुआ था? बारदोली सत्याग्रह आपका 1928 के अंदर हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? ये 1928 के अंदर हुआ था दोस्तों। और ये किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो ये जो स्टेटमेंट है क्या हो जाएगी दोस्तों? ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। तो भैया बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो 1997 के अंदर हुआ था, ठीक है। हाँ, तो आप लोगों से इसी दौरान एक सवाल पूछने का कोशिश करूंगा मैं कि बताइए कि आप लोग जो है पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों, कौन से साल में हुआ था? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। हाँ,
आगे देखिए प्रश्न नंबर 20 से 21 क्या बोल रहा है कि भैया इसका उत्तर जो है संक्षिप्त में देना है। ठीक है, संक्षिप्त में यानी तो लिख के देना है। तो बताना है कि भाई प्रथम खाड़ी युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था। तो हम लोग को पता है भैया प्रथम खाड़ी युद्ध जो आपका हुआ था वो 1990 के अंदर हुआ था। किसके अंदर हुआ था दोस्तों? 1990। कौन कौन से दो देशों के बीच में? तो आपका इराक के बीच में हुआ था, ठीक है, और आपका किसके बीच में हुआ था दोस्तों? कुवैत के बीच में। ये वही युद्ध था कि पहली बार जो है अमेरिका ने जो है 34 देशों की सेना के साथ जो है इराक पर आक्रमण किया था दोस्तों, है ना। हाँ, उसके बाद में अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है प्रश्न नंबर 21 में जो है आपको विकल्प दे रखा है। बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग कौन सा है। तो इसके कई सारे मुख्य अंग है दोस्तों। सुरक्षा परिषद इसका मुख्य अंग है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका मुख्य अंग है दोस्तों, है ना। तो आप कई सारे बता, सचिवालय इसका मुख्य अंग है। उसके बाद में इसी का विकल्प में बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो अमेरिका के न्यूयॉर्क के अंदर है दोस्तों। अमेरिका के न्यूयॉर्क के अंदर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बनाया गया है। अब यहाँ से आप लोग को बोल रहा है कि 2 अंकों वाले प्रश्न है। तो आप लोग को जो है 2 नंबर है तो कम से कम आपको 5-6 पॉइंट तो लिखने पड़ेंगे। तो पहला सवाल क्या बोल रहा है प्रश्न नंबर 22 कि स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल देशों यानी कि कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के समूह में से किन्हीं 2 देशों के व्याप्त तनाव का उल्लेख कीजिए। तो भाई कौन से 2 देशों के बीच में जो है तनाव है। तो हम लोग को पता है कि भैया यूएसएसआर से आज़ाद हुए 2 देश जिसका नाम है चेचन्या और दागिस्तान। क्या नाम है दोस्तों? चेचन्या और दागिस्तान। इन 2 देशों के बीच में जो है दोस्तों तनाव रहता है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 के बारे में कि भाई प्राकृतिक संसाधनों को किस प्रकार से जो है सुरक्षित रखा जा सकता है। तो भाई किस तरह से जो है हम लोग को उसका संरक्षण करना चाहिए। पहले तो हम लोग को जो है दोस्तों सोच समझ करके प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अपनी ज़रूरत के अनुसार ही उनका उपयोग करना चाहिए, उनका अति दोहन नहीं करना चाहिए दोस्तों, है ना। और हमें कोशिश करनी चाहिए ताकि हम लोग जो है उसके विकल्प को भी खोज सकें। तो और भी कई सारे आप लोग उपाय बता सकते हो कि जिस तरह से प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखा जा सकता है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 के बारे में। एक ध्रुवीय विश्व का आविर्भाव कब हुआ। कि भाई कब जो था दुनिया विश्व जो है एक ध्रुवीय बन चुका था। तो भाई 1990 जब यूएसएसआर का विघटन हो गया। और इसका समकालीन विश्व में क्या प्रभाव पड़ा। तो भाई अमेरिका का प्रभुत्व पहले से और मजबूत हो गया है ना। तभी तो जो है अमेरिका का प्रभुत्व मजबूत हो गया है क्योंकि यूएसएसआर का जो विघटन हो चुका है। उसके बाद में अगला आपसे जो है प्रश्न नंबर 25 क्या बोल रहा है कि भाई 4 अंक के प्रश्न है ये। तो आप लोग को जो 4 नंबर का मार्क्स है ही सवाल ये। तो आप लोग को कम से कम 10 पॉइंट लिखने पड़ेंगे इसके अंदर। वैश्वीकरण ने भारत के आर्थिक विकास को तीव्र करने में क्या योगदान दिया। तो भाई भारत के आर्थिक विकास को तीव्र करने में जो है वैश्वीकरण ने कई सारा योगदान दिया है। पहली बात तो देखिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सहायता से हमारे देश के अंदर कितना विकास हो रहा है दोस्तों, है ना। हर घर के अंदर फ़ोन है, हर घर के अंदर तकनीकी सुविधा आ चुकी है। वैश्वीकरण की सहायता से जो है आज के नागरिक जो है दुनिया में कहीं भी घूम सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हम लोग अमेरिका जाते हैं, वहाँ पर सिलिकॉन वैली में काम करते हैं दोस्तों। और आसानी से विदेशों की तकनीक भारत के अंदर आ रही है जिससे कि भारतीय किसान भी लाभान्वित हो रहे हैं। इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई जा रही है। ठीक है, एप्पल तक की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के अंदर आ रही हैं दोस्तों। तो वैश्वीकरण के इस प्रकार से जो है लाभ हुए। फिर सांस्कृतिक भी लाभ हुए हैं दोस्तों। हम लोग जो है पिज़्ज़ा बर्गर, उनकी जीन्स, ब्लू जीन्स, ठीक है, उनका खान पान, तो ये क्या सांस्कृतिक लाभ हो गया दोस्तों। तो इस तरह से जो हम लोग को बताना है कि वैश्वीकरण का जो है भारत को क्या क्या प्रभाव पड़ा है। बहुत फायदा हुआ दोस्तों वैश्वीकरण का भारत को। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 के बारे में। प्रश्न नंबर 26 क्या बोलता है, विकल्प वाला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग सुरक्षा परिषद का विश्व शांति में क्या योगदान है। तो हम लोग को पता है भाई सुरक्षा परिषद जो है उसके अंदर 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी हैं। तो ये लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करते हैं दोस्तों, है ना। उसके बाद में जो है विश्व में शांति स्थापित करते हैं, आतंकवाद का विरोध करते हैं दोस्तों, पर्यावरण के मुद्दे पर बात करते हैं। तो इस तरह से आप लोग को बता सकते हो। फिर इसके बाद में एक विकल्प में सवाल पूछ रहा है कि चलो ये क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क में देता हूँ यूनिसेफ के बारे में। तो आप लोग को पता है कि यूनिसेफ जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है दोस्तों, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है। तो आप लोग इसके बारे में आप लोग पढ़ के आइए, ठीक है। हाँ, पेपरों में आ सकता है ये। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 के बारे में। प्रश्न नंबर 27 क्या बोलता है कि सुरक्षा का समकालीन राजनीति के संदर्भ में क्या अभिप्राय है, इसके विभिन्न प्रकार बताइए। तो वर्तमान समय में दोस्तों एक देश दूसरे देश के प्रति जो है ईर्ष्या का भाव रख रहा है। जैसे कि रशिया और यूक्रेन के बीच में देखिए ज़मीन को लेकर के विवाद है। उसके बाद में वहीं पर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, चाइना और भारत के बीच में दोस्तों, पाकिस्तान और भारत के बीच में। तो इस तरह से जो है चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत असुरक्षित हो चुकी हैं दोस्तों। कोई भी देश आसानी से किसी देश पे आक्रमण कर दे रहा है, आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप लोग को बताने कि समकालीन राजनीति के संदर्भ में सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद में इसी के विकल्प में पूछ रहा है कि भारत की सुरक्षा नीति के प्रमुख घटक बताइए। तो हमारे देश के अंदर सुरक्षा के कौन कौन से प्रमुख घटक हैं। पहली बात तो हमारे लिए सुरक्षा के कौन कौन से घटक हैं। तो पहले हमारे लिए सबसे चीज़ है आतंकवाद हो गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में हो गया आपका चीन और पाकिस्तान किस प्रकार से हमेशा आक्रमण करने का प्रयास करते हैं दोस्तों, ठीक है।
उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसके बारे में भी आप लोग इसके अंदर जिक्र कर सकते हैं कि भारत के लिए सुरक्षा कौन कौन से खतरे हैं। तो आप लोग इसके अंदर तमाम चीज़ों को जो है डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, भारत की सुरक्षा नीति के बारे में। तो इस तरह से जो हम लोगों ने प्रश्न नंबर 27 भी समझ लिया कि क्या करना हम लोग को। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है? ये बोलता है कि नीचे दिए गए मानचित्र में ABCD से 4 देश दर्शाए गए हैं। दी गई जानकारी के आधार पर इन देशों की हमें क्या करनी है? पहचान करनी है, ठीक है। अच्छी बात यह कि हम लोग को थोड़ी सी जानकारी भी दे रखी है। तो देखिए ये आपका इंडिया का मैप है हमारे प्यारे देश का, और यहाँ पर जो है 4 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। 1 पॉइंट ये हो गया, 1 पॉइंट ये हो गया, 1 पॉइंट ये हो गया। तो हम लोग को पहचानना है कौन से देश हैं दोस्तों, इनके बारे में जानकारी दी है। तो जिस बच्चे को भारत का मैप पता, पड़ोसी देश पता हो, तो ऐसे भी पहचान लेगा। तो देखिए B कौन सा देश है दोस्तों? पाकिस्तान है। A कौन सा दोस्तों? नेपाल है। D कौन सा दोस्तों? बांग्लादेश है। ये C कौन सा है? तो ये श्रीलंका है, ठीक है। हाँ, इस तरह से आप लोग को पढ़ना है। तो देखिए क्या हिंट दे रखा है कि 1987 में भारत ने जिस देश में शांति सेना भेजी थी, तो कहाँ भेजी थी दोस्तों? श्रीलंका के अंदर भेजी थी। वह देश जो भारत की पूरब चलो की नीति का हिस्सा है। पूरब किधर है दोस्तों? इधर पूरब है दोस्तों। तो पूरब में कौन सा देश पड़ रहा? बांग्लादेश पड़ रहा दोस्तों। उसके बाद में अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल बोला कि दक्षिण एशिया के चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। एक ऐसा देश जो लैंड लॉक है दोस्तों, चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? भूमि से, ठीक है। तो देखिए श्रीलंका जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता श्रीलंका, सॉरी नेपाल जो है चारों तरफ से किससे घिरा है दोस्तों? भूमि से घिरा है, ठीक है। हाँ, एक तरह से सैंडविच है ये, भारत और किसके बीच में? चीन के बीच में। आपका चीन हो गया, ये भारत हो गया, बीच में है आपका नेपाल है दोस्तों। लैंड लॉक जो चारों तरफ से जमीन से घिरा रहता है उसको लैंड लॉक या क्या बोलते हैं दोस्तों? भूमि से घिरा होता है। अगला सवाल क्या बोल रहा है? वह देश जो वर्ष 1999 के बाद सैनिक तख्तापलट हो गया, तो वो भैया पाकिस्तान है, क्योंकि 1999 के बाद में परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के अंदर दोस्तों तख्तापलट कर दिया था, है ना। तो पाकिस्तान इसका, इस तरह से आप लोग आसानी से जो है इसको डील कर सकते हो। आगे आप लोगों से 6 नंबर के प्रश्न पूछ रहा है, तो मैं आप लोगों को केवल हिंट दूंगा इसके अंदर, और बाकी आप लोग खुद इस प्रश्नों को डील करोगे, है ना। तो प्रश्न नंबर 29 क्या बोलता है? प्रश्न नंबर 29 बोल रहा है कि भारतीय संघ में देशी रजवाड़ों के विलय में सरदार पटेल की भूमिका बताइए। तो हमारा देश जब आज़ाद हुआ था दोस्तों, तो हमारे सामने 565 रियासतें थी, ठीक है। और इन 565 रियासतों को एकजुट करने का जिम्मेदारी किसको दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। तो इन्होंने सबको एकजुट कर लिया था। बस 4 रियासतें बच गई थी। कौन कौन सी दोस्तों? तो हैदराबाद आपकी बच गई थी, जूनागढ़ बच गई थी, मणिपुर बच गई थी, और जम्मू कश्मीर। तो इनको भी जो है कूटनीति की सहायता से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो है भारत के अंदर शामिल कर लिया, ठीक है। उसमें क्या क्या मुश्किलें आई तो आप लोग को उसके अंदर बताना है। अगला प्रश्न कि राष्ट्र निर्माण के दौरान रियासतों के एकीकरण में कौन कौन सी समस्या आती हैं दोस्तों? तो आप लोग इसके अंदर बता सकते हो, सेम सवाल है। प्रश्न नंबर 30 क्या बोलता है? प्रश्न नंबर 30 बोलता है कि आज़ादी के बाद भारतीय आर्थिक विकास की बदलती प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, कि भाई 47 से लेकर के 2024 तक भारत के अंदर कौन कौन से आर्थिक विकास आए, तो उसके बारे में आप लोग को बताना है। फिर अगला प्रश्न बोलता है कि भारत में प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियों ने भारत के नियोजित विकास में किस प्रकार योगदान दिया। तो हम लोग को पता है भी प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो आपकी कृषि के लिए चलाई गई थी, तो उसके अंदर हमें काफ़ी सफलता मिली। फिर दूसरी पंचवर्षीय जो योजना थी वो आपको उद्योग के लिए चलाई गई, तो इससे भी हम लोग को काफ़ी सफलता मिली। तो बताना है किस प्रकार से जो है पंचवर्षीय योजनाएं भारत के लिए फायदेमंद रही। फिर प्रश्न नंबर 31 नेपाल के बारे में पूछ रहा है कि भाई नेपाल में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया में विभिन्न दलों की भूमिका को स्पष्ट करना है, कि भाई किस तरह से जो है नेपाल के अंदर लोकतंत्र आया था। तो हम लोग को पता है कि नेपाल कैसा देश था दोस्तों? पहले राजतंत्र था, है ना। नेपाल में लंबे समय तक राजा और लोकतंत्र समर्थकों में जो है जद्दोजहद चलती रही दोस्तों। राजनीति में जो है माओवादी काफ़ी प्रभावी थे। और क्या बात बता सकते हो कि नेपाल में राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थकों और माओवादियों के मध्य लंबा संघर्ष चला है। और क्या बता सकते हो कि दबाव में राजा ने जो है 1990 में नए लोकतांत्रिक संविधान की क्या मांग को मान लिया, क्योंकि वो आगे खून खराबा नहीं चाहता था। और 2015 में जो है नेपाल के अंदर संविधान बनाया गया। तो आप लोग ये तमाम बातें इसके अंदर बता सकते हो। फिर इसी का विकल्प दे रखा है कि किस प्रकार से जो है ऐसे 3 मुख्य कारकों का मूल्यांकन कीजिए जो यूरोपीय संघ को जो है एक आर्थिक सहयोग संस्था से बदल करके एक राजनीतिक रूप से देने के लिए बात करता है, कि भाई किस प्रकार से जो यूरोपियन यूनियन है जिसका निर्माण 1992 के अंदर जो है आर्थिक उद्देश्य के लिए किया गया था, वो कैसा बन गया दोस्तों? राजनीतिक उद्देश्य बन गया दोस्तों। तो इसके अंदर आप बता सकते हो कि किस प्रकार से यूरोपियन यूनियन के पास अपना एक झंडा है दोस्तों, ठीक है, अपना एक राष्ट्रगान है दोस्तों, अपनी एक मुद्रा, ये तमाम चीज़ें जो एक देश के पास होती हैं, ठीक है। ये संगठन से बदल करके दोस्तों एक राजनीतिक रूप इसने शक्ल ले ली। तो आप इसके अंदर बता सकते हो कि अपनी इनकी शांगेन वीजा पॉलिसी है, अपनी एक मुद्रा यूरो है इनकी, अपना इनका एक झंडा, अपना एक राष्ट्रगान है दोस्तों, अपना एक स्थापना दिवस है, ठीक है। तो आप ये तमाम चीज़ें बता सकते हो कि किस प्रकार से जो है अमेरिका को टक्कर देता है, विश्व की मजबूत अर्थव्यवस्था है इसके अंदर, है ना। तो आप तमाम चीज़ें बता सकते हो इसके अंदर। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने जो है 2022-23 प्री बोर्ड का आप लोग का प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस कर लिया, क्लास 12 पॉलिटी का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को काफ़ी
गाइडेंस में दे पाया हूँ इस पेपर की सहायता से, और आप लोग को एक आइडिया लग गया होगा कि किस प्रकार से आप लोग का पेपर बनने वाला है, कहाँ कहाँ से आप लोगों को सवाल आ सकते हैं और आप लोग को कौन कौन से टॉपिक्स को रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो पूरी देखी होगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो दोस्तों आप लोग जो है इस एफर्ट को आप लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, और बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं।